अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फार्माको स्टडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट पढ़ रहे हैं 2012 और हम लोग अपने 5 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं शेड्यूल्स, जिनमें सबसे पहले आ जाता है बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल शेड्यूल जो है बेसिकली वैसे तो बुक में और आपके मैनुअल जो है आपका उसमें छोटा है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो नॉन मेडिकल फील्ड से हैं जिन्होंने टेस्ट देना है, ठीक है, और उनका जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको डिटेल में समझाने के लिए जो है वो कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन है, इसलिए थोड़ा सा ये जो है वो शेड्यूल लंबा होगा। सबसे पहले बायोलॉजिकल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रोड्यूस किए जाएं और जिसमें खासतौर पर लिविंग बीइंग इन्वॉल्व हो, ठीक है ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल ड्रग्स प्रोड्यूस बाय द बायोलॉजिकल सिस्टम विच रिक्वायर्स स्टैंडर्डाइजेशन बाय द बायोलॉजिकल एसे अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पब्लिश करे रिकमेंडेशन टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज और बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन रिपोर्ट में, ठीक है। इसमें यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक इदारा है जो तकरीबन तमाम ममालिक के जो हेल्थ सेक्टर है उनको गाइड करता है कि किस तरह से हेल्थ जो डिजीज़ है उनको मैनेज करना है, किस तरह से मेडिकेशन को मैनेज करना है, किस तरह से जो है ना वो बायोलॉजिकल्स को मैनेज करना है, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस मयार पे दवाई को जो है वो तैयार करना है, ठीक है ना। तो ये जो इदारा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो रिपोर्ट पब्लिश करेगा, टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज और बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन रिपोर्ट, ठीक है। उसके लिहाज से जो है ना वो जो हम लोग बायोलॉजिकल ड्रग्स बनाएंगे उनकी हमने स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, यानी उसको उस मयार पे लेकर आना है, उसको उस तरह से जो है टेस्टिंग करनी है, उसको उस मयार पे तैयार करना है, ठीक है। और बायोलॉजिकल ड्रग्स में जो है फिर वो कहते हैं कि इंक्लूड क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो याद रखें कि ये जो मैंने आपको स्काई ब्लू मार्कर से लिखा है ये सारे डिस्क्रिप्शन है, मेन जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं एक्ट के अंदर वो ब्लैक पॉइंटर से जो लिखा हुआ वो है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाने वाली जो चीज़ें होंगी उनको ज़्यादातर बायोलॉजिकल ड्रग्स कहा जाता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले ब्लड प्रोडक्ट आ जाता है, यानी आपका खून आ जाता है, जिसमें प्लाज्मा आ जाती है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन का नाम है, क्लोटिंग फैक्टर जो आपके खून को जमाते हैं ये वो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 खासतौर पर मैंशन है। फिर मिक्स्ड क्लोटिंग फैक्टर। अभी जो ट्रैक्शन का वर्ड है ये कुछ डिफरेंट है, ये इस तरह से जो है ना इंटरनेट पे नहीं आता कि ये ट्रैक्शन क्या चीज़ है। अगर आप लोगों में से कोई ये जानता है कि ट्रैक्शन जो है वो क्या है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो फिब्रिनोजेन आ जाता है, ठीक है ना, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाता है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्लड और प्लाज्मा, जिनको नहीं पता ये क्या चीज़ होती है, बेसिकली जब आप लोग ब्लड कलेक्ट करते हो या आपके अंदर जो आप लोगों जो ब्लड है उसको आप एनालाइज करते हो तो अनक्लोटेड, अभी खून जमा नहीं है, ठीक है। उस खून के अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर सेल्स होंगे आरबीसीज, ठीक है ना, जो आपको समझिए कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, आपका आयरन जो है वो कैरी करते हैं, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल जो आपकी इम्यूनिटी के लिए होते हैं, और प्लेटलेट जो खून को जो है वो उसकी क्लोटिंग वगैरह के जो मामलात हैं वो उनको देखते हैं, ठीक है ना, क्लोटिंग को रेगुलेट करते हैं, यानी खून को जमाने में जो है वो किरदार अदा करते हैं, ठीक है। ये तो हो गए सारे सेल्स। इसके अलावा होते हैं लिक्विड पार्ट, यानी कि जैसे आप लोग फॉर एन एग्जांपल आप लोग कोई ड्रिंक बनाते हैं उसमें कोई लिक्विड पार्ट होता है, कुछ शुगर होती है, ठीक है ना। अब वो शुगर आप समझेंगे वो सारे सेल हैं, ठीक है। और जो लिक्विड पार्ट है ना, जैसे आपका जो पानी होगा आपकी एक ड्रिंक के अंदर, तो इसी तरह जो लिक्विड पार्ट है उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं जिसमें एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है ना, इनके साथ ड्रग्स बाइंड भी करते हैं। तो एक लंबा प्रोसीजर है। फिलहाल आप लोग यही ज़हन में रखें जिनको बिल्कुल बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है कि ये प्रोटीन्स हैं आपके खून में मौजूद। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं और प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, ठीक है। ये अभी वो ब्लड है जो अभी जमा नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग यही खून जो है वो जम जाए, ठीक है ना, तो ऊपर एक हल्का सा जो है ना वो पानी की तह आ जाती है, पानी थोड़ा सा जो है ना ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है, जैसे लेयर नहीं आ जाती ऊपर, वो उसको कहा जाता है, उस पानी को व्हाइट पानी होता है या ऑफ वाइट होता है या फिर आप समझें कि टर्बिड सा होता है, ठीक है ना, थोड़ा धुंधला सा पानी होता है, वो सिरम जिसको कहा जाता है। अब सिरम के अंदर क्या क्या होता है, सिरम पानी होता है, उसके अंदर एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन्स भी होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं जो आपके समझे कि इम्यूनिटी के जो है ना वो आपके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आपके जो है ना कुव्वत मुदाफत में जो है वो किरदार अदा करती है। लेकिन इसके अंदर कोई क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता, ठीक है ना। ये जो हमने बताया ना कि ये क्लोटिंग फैक्टर 8 या 9 ये सिरम के अंदर नहीं होते, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर जो मेडिकल के स्टूडेंट है खासतौर पे उनके लिए, क्योंकि ये डिटेल्स जो है वो आपके बैकग्राउंड से रेलिवेंट है। लेकिन जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए बस ये याद रखना जरूरी है कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें मैंशन है, ठीक है।
इसके अंदर क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर सीरम के अंदर नहीं होते, क्योंकि जितने भी क्लोटिंग फैक्टर होंगे वो तो खून जमाने में यहाँ पर अपना काम कर रहे होंगे, वो ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये फर्क होता है सीरम में प्लाज्मा में, क्योंकि अभी हमने सीरम भी पढ़ना है। ठीक है ना, सीरम एंटी सीरम हम लोग पढ़ेंगे, एंटी सीरा, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फिर सीरम क्या चीज़ होती है। ठीक है ना, तो अभी मैंने आपको इसलिए बता दिया। इसके अलावा फिब्रिनोजेन आ जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन आपको पता है कि क्या होते हैं, कि आपकी जो इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, जैसे IgG या IgA वगैरह। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ब्लड प्रोडक्ट तो हो गया, फिर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे एंटी सीरा। एंटी सीरा क्या है, बेसिकली ये प्लूरल होता है, वर्ड प्लूरल है एंटी सीरम का। एंटी सीरम ये होता है कि ये ब्लड सीरम से निकाली जाने वाली एक प्रेपरेशन है जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो आपकी कुव्वत मुदाफत में किरदार अदा करती हैं, किसी खास एंटीजन, किसी खास उनका एक दुश्मन होता है उसके खिलाफ। ठीक है, अब हर एंटीबॉडी जो है ना वो खास एक अपने दुश्मन के खिलाफ, आप समझिए कि एंटीबॉडी आपकी आर्मी है और एंटीजन जो है वो आपका दुश्मन आ जाता है। ठीक है ना, अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन मौजूद है तो ये मैं आपको इन्फेक्शन या फिर कोई डिजीज स्टेट के लिहाज से बता रही हूँ। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है कि ये चीज़ें ऑब्टेन्ड कहाँ से, कि हासिल कहाँ से किया जाता है, एंटी सीरा। एंटी सीरा जो है वो इम्यूनाइज्ड एनिमल, यानी कि कोई जानवर अगर वो किसी बीमारी से जो है उसके अंदर वो कुव्वत मुदाफ़त है, वो उस बीमारी से लड़ सकता है, तो उसके खून से जो है, उसकी ज़ाहिर बात अगर वो लड़ा तो उसके अंदर आर्मी मौजूद है उस एंटीजन के उस दुश्मन के खिलाफ, तो वो उसके खून से जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो निकाल ली जाती हैं। ठीक है ना, और उसको कहा जाता है एंटी सीरा। ठीक है ना, जिसमें एंटी स्नेक वैनम आ जाता है। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल में, लेकिन ये ज़्यादातर जानवरों से निकाली जाती है। एंटी सीरा की बात हो रही है। फिर आ जाता है एंटी टॉक्सिन, यानी कि टॉक्सिन के खिलाफ। ये भी एंटी सीरा की ही टाइप, एंटी सीरम की ही टाइप है, यानी ये भी एक तरह का सीरम होता है और इसमें के खास तौर पर मौजूद होता है, इसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन ही मौजूद होते हैं, वो एंटीबॉडीज़ ही मौजूद होती हैं। वो किसके खिलाफ एक्ट कर रही होती है, वो टॉक्सिन के खिलाफ एक्ट कर रही होती हैं। वो एंटीजन था, ये भी एक तरह का खास तौर पर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये टॉक्सिन है। एंटीजन में तो कोई बैक्टीरिया भी आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन टॉक्सिन में सिर्फ जहर आएगा, वो जहर जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किया है उसके खिलाफ जो है वो कोई ऐसी जो है वो एंटीबॉडी जो है वो निकालते हैं, एंटी टॉक्सिन जिसको कहा जाता है, और ये भी जानवरों से ही निकाली जाती है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि ये न्यूट्रलाइज करती है टॉक्सिन को, यानी कि जो जहर होता है ना उसको खत्म करती है। जहर पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नहीं मारती, उसको अलग से मारना पड़ता है। ठीक है ना, इसकी मिसाल के तौर पर डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन आ जाता है कि डिप्थेरिया को ट्रीट करने के लिए, और टेटनस एंटीटॉक्सिन आ जाता है टेटनस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है ना, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स। स्पेसिफिक यानी कि खास तौर पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स अब हम लोग लेंगे। ठीक है ना, यानी कोई IgG ले लेंगे या इस तरह से जो हम लोग लेंगे, हाईली प्योरीफाइड होते हैं। इसकी खासियत आप लोगों ने याद रखनी है, ये भी एनिमल से था, ये भी एनिमल से था। ये लोग ये दोनों इतने प्योरीफाइड नहीं होते, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज मौजूद होती है, और दूसरा एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, एनिमल ओरिजिन होता है इनका। लेकिन ये जो स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोग खास तौर पे हाईली प्योरीफाइड जो है एंटीबॉडी लेते हैं, यूजुअली IgG, जो कि इंसानों से ली जाती है। ठीक है ना, ह्यूमन प्लाज्मा से डायरेक्टली अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, यानी खास दुश्मन के खिलाफ होती हैं, और इसमें एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हमारी तरह के इंसानों से ही लिया गया होता है। वो इंसान जो उस मसले से, उस बीमारी से जो है वो लड़ रहे होते हैं या लड़ के जीत चुके होते हैं। ठीक है ना, उनके खून में ऐसी चीज़ होती है, ऐसी वो आर्मी मौजूद होती है, तो उस आर्मी को आप समझे वो हम निकालते हैं, और वो दूसरे को जो कमजोर इंसान होता है जिसके अंदर अभी वो कुव्वत मुदाफित जो है वो नहीं सही तरह से उभरी है, उसमें जो है वो हम लोग डालते हैं, जैसे टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन या रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोबुलिन। ये बाकायदा आर्मी होती है, हम आर्मी भेज देते हैं। ठीक है ना, वैक्सीन होती है कि हम लोग हल्का हल्का उस दुश्मन से जो है एक्सपोज करते हैं। ठीक है ना, वैक्सीनेशन में जो है ना अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग उस दुश्मन से एक्सपोज करते हैं, यानी उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से उस प्रोटीन लेकर, उसकी कोई कोटिंग लेकर बाहर वाली, या उस बैक्टीरिया को मार के हल्का सा बस जिंदा छोड़ा और हम लोगों ने ह्यूमंस में डाल दिया, ताकि ह्यूमंस को आदत हो उस चीज़ की कि अगर इस तरह का बैक्टीरिया सामने आता है तो उसको किस तरह से जो है वो ट्रीट करना है। ये हमें इस चीज़ के लिए हमारे पास टाइम होता है। लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन जब हम लोग देते हैं ना, उस चीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोग उस सूरत में देते हैं जब हमारे पास टाइम नहीं, कि हम लोग वेट करें कि पेशेंट की इम्यूनिटी डेवलप होगी, पेशेंट को जो है वो जो है उसकी जो अंदर कुव्वत मुदाफ़ित जागेगी, फिर वो इस बीमारी से लड़ेगा। ये उस टाइम दिए जाते हैं जब हम लोग वेट नहीं कर सकते कि उसकी इम्यूनिटी जागे, हम लोग बाहर से आर्मी भेज देते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन उस टाइम यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है इन विवो डायग्नोस्टिक्स। जैसे नाम से पता चल रहा है कि इन विवो यानी बॉडी के अंदर, और डायग्नोस्टिक जो डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं, ये वो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर डाले जाते हैं ताकि किसी बीमारी की जो है वो उसका पता लगाया जा सके। ठीक है, जैसे ट्यूबरक्यूलन स्किन टेस्ट होता है, वो ट्यूबरक्लोसिस को डिटरमाइन करता है। लेप्रोनिन जो स्किन टेस्ट है
वो लेप्रोसी को डिटरमाइन करता है। हिस्टोप्लाज्मिन जो है वो हिस्टोप्लाज्मोसिस जो एक फंगल इन्फेक्शन है उसको जो है वो डिटेक्ट करता है, और ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर लंग्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कोकिडायोडिन आ जाता है, जो कि कोकिडायोडोमायोसिस को जो है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है ना, इसको वैली फीवर भी कहा जाता है। ये जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ताकि आप लोग को पता हो, जो खासतौर पर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है ना उनको नहीं पता होता इन चीज़ों का, तो इसलिए खासतौर पर मैंने उनके लिए लिखा है। जो मेडिकल से हैं उनको तो ऑब्वियसली इनका पता होगा इन बीमारियों का। ठीक है, तो लेप्रोसिस जिसको कोड कहते हैं टीबी का तो पता ही है, जो ये भी लंग्स की बीमारी होती है। लेप्रोसिस स्किन की बीमारी है। ठीक है ना, ये हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है वो फंगल इन्फेक्शन है, इसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। ये जो कोकेडायोमाइसिस माइकोसिस जो है ये भी जो है आपकी फंगल इन्फेक्शन है जो लंग्स को इफेक्ट करती है, इसको वैली फीवर भी कहा जाता है और इसको सैन वैक्यून भी कहा जाता है। ठीक है ना, बेसिकली ये क्या है, स्पेनिश वर्ड आई गेस, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वाकिन। ठीक है ना, वाकिन कहा जाता है इसको, सैन वैकिन फीवर, क्योंकि ये इस वैली का नाम है, बेसिकली एक वादी का नाम है जिसमें ये पहली दफ़ा जो है ये बुखार देखा गया था, इसीलिए इसको वैली फीवर भी या फिर सैन वैकिन फीवर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कोई एलर्जन या एलर्जन एक्सट्रैक्ट, वो भी इन विवो डायग्नोस्टिक में आ जाता है, जो स्किन के अंदर डाला जाता है ताकि एलर्जी को डिटेक्ट किया जा सके। फिर उसके बाद आ जाती है एंटीबॉडीज कॉन्जुगेटेड विद आइसोटॉप्स, यानी आइसोटॉप्स के साथ, आइसोटॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है ना, तो जब ये एंटीबॉडीज को जो है वो उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो जब ये बॉडी के अंदर जाती हैं तो ये जो कैंसर सेल होते हैं ना खासतौर पर उनके साथ जाके ये बाइंड कर जाती हैं। ठीक है, जब ये बाइंड कर जाती है ना तो फिर क्या होता है कि वो रेडिएशन इमिट होती है। बेसिकली जैसे आपकी बॉडी में एंटर हो गए ना आइसोटॉप्स कॉन्जुगेटेड विद एंटीबॉडी, तो एक बाहर एक जो है वो डिवाइस लगी होती है जो इमेजिंग डिवाइस होती है, जो उनकी लाइट को जो है ऑब्जर्व कर रही होती है आइसोटॉप्स की लाइट को। ठीक है, अब वो उसका जैसे आपकी बॉडी में गया, आपके वेन से होता आपके मतलब आपकी बॉडी में सारा वो सफर देख रहे हैं इमेजिंग के जरिए, क्योंकि वो रेडिएशन इमिट करता है आइसोटॉप। जहां पर जो है ये जाके कंसंट्रेट हो जाता है ना, ये इकट्ठा हो जाता है। वो इकट्ठा क्यों होता है, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो ट्यूमर के साथ जो है वो बाइंड हो गई है। ठीक है, जब वो इकट्ठा हो जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन देखता है कि यहाँ पर ट्यूमर मौजूद है। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है इमेजिंग स्टडीज को कहा जाता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज कॉन्जुगेटेड विद आइसोटॉप्स। फिर इसके अलावा आ जाता है एंटीजेंस आ जाते हैं, साइटोकाइंस आ जाते हैं, एंटीबॉडीज या कोई भी सेल जो इंजेक्ट हुआ इलिसिट आ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को जो है वो उभारने के लिए, यानी कि जो है इंसानी रिस्पॉन्स को उभारने के लिए, यानी एंटीजन भी जो है वो रिस्पॉन्स देखने के लिए, साइटोकाइन एक इन्फ्लेमेशन का जो है वो मीडिएटर है, इन्फ्लेमेशन का एक मीडिएटर है। ठीक है, एंटीबॉडीज का मैंने आपको बताया कि वो किस तरह से हमारी इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस को जो है वो देखता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वैक्सीन्स। ठीक है, तो ये सारे आपने याद रखना है कि बायोलॉजिकल में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, जो भी ये ब्लैक मार्कर से लिखा है सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है चीज़ें। ठीक है ना, ये ट्यूमर डिटेक्शन जो है वो आई डोंट नो कि लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है वैक्सीन। वैक्सीन हमारे पास दो तरह की होती हैं बेसिकली, या समझे तीन तरह की होती है। अभी मैं आपको तीसरी टाइप बताती हूँ। सबसे पहले जो नेचर इसकी होती है बायोलॉजी बैक्टीरियल होती है। बैक्टीरिया वैक्सीन बेशक वो जिंदा होगा तो वो बहुत ज़्यादा वीकेंड होगा। ठीक है ना, जैसे बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन के अंदर जो है वो बैक्टीरिया जिंदा होता है लेकिन वो बहुत कमज़ोर होता है, और ये उस वक्त दी जाती है जब स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, देखें जो आपके जब आप इस तरह से बॉडी को ट्रेन करते हैं ना लाइव बैक्टीरिया देख के, ठीक है ना, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हुआ तो बॉडी ज़्यादा अच्छा ट्रेन होती है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। ठीक है ना, ये उस वक्त जो है वो दी जाता है। लेकिन जब आपने किल्ड दी है ना, किल्ड होल सेल दे दिया, किल्ड होल सेल ये एक ही है। ठीक है, ये इनएक्टिव वैक्सीन इसको कहा जाता है। इसमें जो है वो तकरीबन कम्प्लीटली वो जो है वो बैक्टीरिया किल्ड होता है, लेकिन वो होल सेल पूरा का पूरा बैक्टीरिया होता है। ये उस पर दिया जाता है जब बहुत ज़्यादा सेफ्टी रिक्वायर हो, जब हम लोग रिस्क ना ले सकें कि हमें क्योंकि लाइफ में जो है वायरलेंस के थोड़े से, या फिर जो वायरलेंस कह रही हूँ, जो इन्फेक्शन के थोड़े से चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो है किल्ड में जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस जो है बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही किल्ड है। इसमें एग्जाम्पल में आ जाता है होल सेल पर्टूसिस वैक्सीन। पर्टूसिस होती है काली खांसी को कहते हैं, कहेंगे काली खांसी की जो है ना काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन आ गए हम देखेंगे। इसमें किल्ड में जो है जो होल सेल पर्टूसिस वैक्सीन है ये इसकी एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है प्रोटीन सब यूनिट, यानी उसका कोई जो है वो प्रोटीन हिस्सा, यानी कि जो प्रोटीन निकाल लिया किसी बैक्टीरिया का और वो जो है वो वैक्सीन में बना के जो है वो डाल दिया। ठीक है ना, और ताकि बॉडी ट्रेन हो, तो इसमें आ जाता है ए सेलुलर पर्टूसिस वैक्सीन आ जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है पॉलीसेकेराइड या ग्लाइकोकॉन्जुगेट। पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि आपकी जो बैक्टीरिया की जो आउटर कोट है ना, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया की कोट है, वो जो है वो ली जाती है और उसको जो है वो वैक्सीन में डाला जाता है। इसकी एग्जांपल में जो है निमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, पीएसएसवी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वैक्सीन के ऊपर लिखा हुआ है, तो वो ये वाले टाइप होते हैं कि बैक्टीरिया की वो जो कोटिंग होती है ना वो ली जाती है। इसी तरह मेनिंजोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन आ जाती है। लेकिन ये जो ग्लाइकोकॉन्जुगेट है ना, शुगर और प्रोटीन होती है, इसमें जो प्रोटीन भी होगा। ठीक है, ये तो पॉलीसेकेराइड में सिर्फ शुगर है, यानी कि ये जो आउटर कोटिंग है ना ये शुगर की बनी होती है।
ठीक है ना, शुगर उसकी नेचर है। ग्लाइको कॉन्जुगेट है कि प्रोटीन भी उसमें मिला हुआ है, ठीक है ना, कि शुगर भी है यानी आउटर कोटिंग भी है और अंदर से कोई एक प्रोटीन भी है, ठीक है ना, कोई एक आध प्रोटीन भी उन्होंने जो है वो लिया हुआ है और वो बना के उन्होंने वैक्सीन डाल दी है। और ये किसका प्रोटीन और कोट है? बैक्टीरिया की। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन या फिर निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसको पीसीवी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो लोग मेडिकल के उनको ये साथ साथ उनका थोड़ा सा जो है ना और माइक्रोबायोलॉजिकल पोर्शन भी कवर हो जाएगा इससे कि कौन सी वैक्सीन जो है वो किस नेचर की है। फिर उसके बाद आ जाते हैं टॉक्सिन डेरिवेटिव, यानी कि जो उनके टॉक्सिन से लिए गए हैं, जो इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन है बेसिकली, जिसमें टेटनस और डिप्थेरिया टॉक्सोइड। अब ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो टेटनस टॉक्सोइड या जो डिप्थेरिया टॉक्सोइड है, ये बॉडी को ट्रेन करने के लिए है कि अगर इस तरह का कोई असल में बैक्टीरिया आता है तो उसके टॉक्सिन को इस तरह से जो है उससे इस तरह से लड़ना है। लेकिन इम्यूनोग्लोबिलिन ये है कि हम लोग उसको ट्रेन नहीं कर रहे, हम उसको बाकायदा आर्मी दे रहे हैं कि बस लड़ो, क्योंकि अब टॉक्सिन आ चुका है, ये उस कंडीशन में दिया जाता है। लेकिन वैक्सीन दी जाती है बचाव के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए जो डीएनए बायोटेक्नोलॉजी डेवलप, यानी कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बना होता है, यानी कि किसी उसका एक ओरिजिन नहीं होता बल्कि उसने 2 डिफरेंट डीएनए से जो है वो बनी हुई वैक्सीन होती है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये उससे प्रोड्यूस होती है, ये बहुत ज़्यादा सेफ और प्योर होती है। इसके एग्जाम्पल में रिकम्बिनेंट परटूसिस वैक्सीन आ जाती है और इसी तरह रिकम्बिनेंट मेनिंजोकोकल वैक्सीन भी इसके एग्जाम्पल में आ जाती है। तो ये थी बैक्टीरियल वैक्सीन। बेसिकली इसमें जो लिखा हुआ है ना बुक में, बैक्टीरियल वैक्सीन है लाइव किल्ड होल सेल प्रोटीन सब यूनिट प्रोलीसेकेराइड टॉक्सिन डेरिवेटिव और डीएनए बायोटेक्नोलॉजी डेवलप, बस ये लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स मैंने खुद लिखी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। इस वजह से ये थोड़ा सा जो है ये लंबा लेक्चर है। उसके बाद आ जाती है वायरल वैक्सीन। वायरल वैक्सीन भी इसी तरह जो लाइव है वो मिजिलिस मम्स एंड रूबेला है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी जिसको कहा जाता है, लेकिन पोलियो की एक ओरल भी आती है, ठीक है ना, वो लाइव अटेन्यूएटेड होता है, कमजोर हुई भी, जिंदा लेकिन बहुत कमजोर, ठीक है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की आ जाती है आईपीवी एग्जाम्पल, लाइव की आ जाती है ये सब यूनिट जो आ जाती है वो हेपेटाइटिस बी। इसमें क्या लिया जाता है? एचबीएस प्रोटीन लिया जाता है, हेपेटाइटिस बी वायरस का एचबीएस प्रोटीन लिया जाता है, एचबीएस एजी, ठीक है। और इसको प्रोड्यूस किया जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, यानी कि आरडीएनए यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए, 2 डीएनए मिला के एक वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है ना। ताकि जो है ये मतलब प्रोसीजर इसका ये हो गया। तो ये हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है ये दोनों में आ रही है, सब यूनिट क्योंकि इसका कंपोजिशन है और मेथड इसका आरडीएनए है, ठीक है ना, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से डेवलप हुआ है। फिर इसके बाद आ जाती है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। जैसे हम लोगों ने बैक्टीरिया में कॉन्जुगेटेड नहीं पढ़ी थी, ये उसी तरह से है। इसमें जो है वो आ जाता है सोबिराना O2 जो कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सार्स कोवी जो 2 है इसका स्पाइक प्रोटीन लिया जाता है, उसको कॉन्जुगेट किया गया है टेटनस टॉक्सोइड के साथ एज अ कैरियर प्रोटीन के तौर पे, ठीक हो गया। तो ये इसकी एग्जांपल्स होगी। उसके बाद आ जाता है पॉलीवैलेंट, मैंने आपको बताया ना तीसरी तरह की जो है वो पॉलीवैलेंट है। पॉली यानी मैनी टाइप्स की जो है, इसमें कॉम्बिनेशन है कंटेनिंग द वैक्सीन डिफाइंड इन E1 एंड D2। अच्छा D2 जो है बुक में आपके पास D में 2 नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग जो है D में आपको दिखा देती हूँ क्या है। ये हमारे पास जो है वो डी सेक्शन है, एंटीजन साइटोकैइन, तो इसका कोई 2 क्लॉज नहीं है, ठीक है ना, 2 सब क्लॉज नहीं है इसके अंदर। सो मे बी ये राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर E2 आना चाहिए था, क्योंकि ऐसा है कि E1 जो है हमारे पास बैक्टीरियल है, E2 जो है वो हमारे पास वायरल है। तो बैक्टीरियल और वायरल का जो कॉम्बिनेशन वैक्सीन आती है ना, जैसे हमारे पास पेंटावैलेंट वैक्सीन जिसके अंदर 5 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन है, एक आ जाती है डिप्थेरिया के खिलाफ, एक टेटनस के खिलाफ, एक परटूसिस के खिलाफ, ठीक है ना, DTP, फिर HB आ जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस, और HIV जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस। तो ये 5 वैक्सीन हैं जो एक के अंदर मिलाई हुई हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है ये DTP, जैसे इसका बताया ये 5 थी, ये 3 है, ठीक है। फिर MMR आ जाती है, ठीक है, मिजिलिस मम्स एंड रूबेला, ठीक है, ये वैक्सीन। उसके बाद आ जाते हैं निमोकोकल भी मल्टी वेरिएंट वैक्सीन आ जाती है, मल्टीवैलेंट निमोकोकल मल्टीवैलेंट। और निमोकोकल मल्टीवैलेंट कौन सी वैक्सीन है कि इसमें जो डिफरेंट स्ट्रेन है ना निमोकोकल के, ये उसके खिलाफ है। ये कोई डिफरेंट बैक्टीरियाज नहीं है, लेकिन एक ही बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रेन है, ये उनके खिलाफ है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बायोलॉजिकल्स में टॉक्सिन भी इंक्लूड होंगे, वैनम्स भी इंक्लूड होंगे, जिसमें स्नेक वैनम या स्कॉर्पियन वैनम। अब हम लोग सोचते हैं कि भाई ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, ये दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ होते हैं, कि हम लोग कोई लेंगे तो कोई दुश्मन लेंगे तो उसके खिलाफ दवाई बनेगी ना, कोई हम लोग कोई लॉक लेंगे तो उसके खिलाफ जो है वो हम लोग की लगाएंगे ना, कि की जो है वो इसका ये होगी। अगर हमें कोई लॉक हमें मिलता है तो हमें उसकी की ढूंढने के लिए जो है वो पहले लॉक को अपने सामने रखना पड़ता है, ठीक है। फिर इसी तरह जाता है इम्यूनोस्टिमुलेंट ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन। इम्यूनोस्टिमुलेंट जो आपकी इम्यूनिटी को जो है वो बढ़ाते हैं, जो बायोलॉजिकल ओरिजिन से हासिल किया गया, जिसमें BCG वैक्सीन आती है फॉर इम्यूनोथेरेपी। अब BCG वैक्सीन तो हमने पढ़ा कि TB के लिए, ये इम्यूनोस्टिमुलेंट कैसे हो गई?
देखें, बीसीजी वैक्सीन जो है वो एज ए इम्यूनोस्टिमुलेंट यानी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, अपार्ट फ्रॉम टीबी जो है ना उसको टीबी की इम्यूनिटी के अलावा। जैसे बीसीजी वैक्सीन को जो है वो इससे यूज़ किया जाता है इम्यून एक्टिवेशन के लिए टू फाइट डिजीजेज लाइक कैंसर, कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसमें क्या किया जाता है कि इसको इंट्रोड्यूस इन द ब्लैडर, और उसके बाद क्या होता है कि ब्लैडर में जब ये जाएगा तो ये बीसीजी क्या है, ये तो वैक्सीन है, इसके अंदर क्या है हमारे पास लाइव वीकेंड बैक्टीरिया मौजूद है, जिंदा लेकिन कमज़ोर बैक्टीरिया, उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इम्यून सेल आएंगे। जब इम्यून सेल काफ़ी ज़्यादा आएंगे, आर्मी काफ़ी ज़्यादा आएगी, तो आर्मी सारे दुश्मनों को मारेगी, वो आएगी, वो कहेगी हम सारे को मार के जाते हैं, वो कैंसर को भी किल कर जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका कार होता है। फिर इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी डेवलप्ड, जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया कि जो दो डीएनए लेके या आरएनए लेकर या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से जो है वो बनते हैं, मतलब ये सारी के ना आपको बाकायदा, अगर आप नॉन मेडिकल हैं स्टूडेंट तो आपको बाकायदा प्रॉपर मैकेनिज्म वीडियोस देख लें अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको जो है ना ये सारा कुछ एक एक प्रोसेस, क्योंकि ये सारे लेंथी प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जो मेडिकल स्टूडेंट है वो याद रख सकते हैं इजीली आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, और दूसरे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जिसमें साइट स्पेसिफिक मैनिपुलेशन होती है टेक्निक्स। मतलब इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई बीमारी है उसके खिलाफ एक एंटीजन, अगर हमारे पास एक दुश्मन है तो उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हथियार पैदा करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ह्यूमन इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स बेसिकली हमारे अपने ही प्रोटीन्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन और कैंसर्स के खिलाफ। ह्यूमन इंटरफेरॉन्स भी आगे, बायोलॉजिकल्स में आगे, फिर नेचुरल हार्मोन्स आगे, जैसे इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिकम्बिनेंट जो है वो आप में यूज़ होता है, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है। ह्यूमन जो है वो इंसुलिन जीन ली जाती है और बैक्टीरियल डीएनए में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जो है वो बैक्टीरिया बनता है, और ये रिकम्बिनेंट प्रोसेस है एक। ठीक है ना, रिकम्बिनेंट एंटीबॉडीज आ जाती हैं इसमें जो हाईली स्पेसिफिक जिनकी टारगेटिंग होती है, फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ जाती हैं, और डेरिवेटिव जीन थेरेपी प्रोडक्ट। ठीक है ना, जो डिलीवर करते हैं जीन्स को टू द करेक्ट द डिफेक्टिव वन, जो डिफेक्टिव जीन है उसको सही करने के लिए दूसरा जीन जो है वो डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि हमारे पास बायोलॉजिकल जो है वो हो गया। उसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल के फर्दर देखते हैं कि बायोलॉजिकल किस किस फॉर्म में जो है वो आता है। तो बेसिक हम कर चुके हैं, जो मुश्किल वाला पार्ट था, आप सबको जो है आप समझे कि इजी वाला हिस्सा जो है वो शुरू होने लगा शेड्यूल 1 का। बायोलॉजिकल ड्रग्स फिनिश्ड फॉर्म, इसमें सिंपली क्या है कि एक ही मैन्युफैक्चरर ने जो है वो उस दवाई को बनाया भी है, बायोलॉजिकल को, उसको पैक भी किया है, उसको लेबल भी किया है, उसका क्वालिटी अश्योरेंस यानी उसकी टेस्टिंग बाकायदा तौर पर की है, और फिर उसको भिजवा दिया है नेशनल कंट्रोल अथॉरिटी में या फिर नेशनल कंट्रोल लेबोरेटरी में, जो हम लोग आगे पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये साइड ऑफिस सारे ड्रैप का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, उधर भिजवा देता है, वो जो है वो टेस्टिंग अपने तौर पे करता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अभी इसका बता रही हूँ, इसका जो है ना वो आप समझे समरी बता रही हूँ कि इसमें होता क्या है। ठीक है, उसने बना के उसने किसको भिजवा दिया, नेशनल कंट्रोल अथॉरिटी को या फिर नेशनल कंट्रोल लेबोरेटरी को। उन्होंने जो है अब हर बैच को जो है वो उसका सैंपल जो है वो बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है एनसीए या एनसीएल ने खुद जो है वो टेस्टिंग की, जो डाटा भेजा था उसको चेक किया, अगर उनको लगी कि ज़रूरत तो उन्होंने जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जाके चेक किया, और फिर उन्होंने जो है वो एक लॉट रिलीज सर्टिफिकेट कि इस लॉट को यानी इस बैच को रिलीज़ कर दें, ये ठीक है, ये सेफ है, वो सर्टिफिकेट रिलीज़ किया। ठीक है, अब ये मेथड जो है सारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, ताकि बायोलॉजिकल जो है जितने भी अराउंड द ग्लोब बने वो सारे एक ही स्टैंडर्ड पे बने, और उनकी जो है वो उनकी सेंसिटिविटी को जो है वो दोबारा से जो है वो चेक करे एनसीए या एनसीएल, जो मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो है लेबोरेटरी होगी वो चेक करेगी। ठीक है ना, बेसिकली जब आप आम दवाइयाँ बनाते हैं ना, जो या कोई भी आप लोग इंजेक्शन बनाएं, उनको बस आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टेस्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो है ना वो एक दफ़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो थेराप्यूटिक गुड बनाती है उनको दे दिया जाता है। उसके बाद हर बैच को जो है वो लोग खुद ही टेस्ट करके मार्केट में रिलीज करते हैं। एनसीए एनसीएल जो है वो टेस्ट नहीं करता, लेकिन बायोलॉजिकल्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनका ह्यूमन ओरिजिन होता है या फिर लिविंग बींग का ओरिजिन होता है, और इन्होंने लिविंग बींग में डायरेक्टली इंजेक्ट होना होता है, मोस्टली इंजेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो इनका जो है ख़ासतौर पे जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्टैंडर्ड हमें कि हम लोग पहले जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगा, वो टेस्टिंग करेगा, और फिर एनसीए और एनसीआई फिर एनसीएल टेस्ट करके एक सर्टिफिकेट रिलीज़ करेगा। हर बैच का एक सर्टिफिकेट होना लाजमी है, और ये मेथड को कहा जाता है कि जो वो जो
ड्रग है ना वो रिलीज होगी अंडर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉट रिलीज सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि ड्रग बायोलॉजिकल ड्रग फिनिश्ड फॉर्म, यानी अपने वो फिनिश्ड फॉर्म में थे, एक ही मैन्युफैक्चरर ने सारा काम किया और बस उसने एनसीए को फिर भिजवा दिया। लेकिन हम कहते हैं बायोलॉजिकल ड्रग रेडी टू फिल फॉर्म, इसमें क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, सब फर्ज करें कि एक बंदे ने जो है वो खाना बनाया या शरबत बनाया, उसने बड़ी बोतल में या 5 लीटर के गैलन के अंदर जो है उसने वो भर दिया। अब उसने जो है वो अपने नेबर को दे दिया, ठीक है ना, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। उसने अपने नेबर को दे दिया वो शरबत, और उसने जो है वो आप समझे 500 ml की बॉटल्स में जो है वो उसको ट्रांसफ़र करके अपने ब्रांड के नाम से जो है वो उसको मार्केट में भेज दिया। तो इसी तरह से जो है ना वो ड्रग्स भी होते हैं। लेकिन ड्रग्स के लिए क्या है, या थेराप्यूटिक ड्रग्स के लिए क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर ने रेडी टू फिल बल्क बनाया, उसने जो है वो किसी दूसरी साइट पे भेज दिया। वो दूसरी साइट उसकी अपनी भी हो सकती है या कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है जिसके बिहाफ में उसने मैन्युफैक्चरिंग की है। लेकिन दोनों के पास मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसके पास जो है, जो जिसने बनाया उसके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना लाजमी है, और दूसरे के पास फिलिंग लाइसेंस या जो भी उसका जो रिक्वायरमेंट है ड्रैप की वो होना लाजमी है, ठीक है। दूसरे वाले जो है दूसरी साइड पे उसने फिलिंग हुई, उसकी लेबलिंग हुई, उसकी पैकेजिंग हुई, उसका क्वालिटी कंट्रोल हुआ, यानी ये सारा कुछ हुआ। क्योंकि फिलिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग तो उसने अपने मफाद के लिए करनी है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल भी करेगा। और फिर उसको अगेन उसी तरह से जो है वो एनसीए और एनसीएल में जो है वो भिजवाएगा, और वो फिर वो टेस्ट करके लॉट रिलीज सर्टिफिकेट के जरिए जो है वो लॉट रिलीज सर्टिफिकेट, अगर वो सेफ होता है तो फिर लॉट रिलीज सर्टिफिकेट, यानी कि लॉट रिलीज सर्टिफिकेट क्या होता है कि ये बैच को रिलीज कर दें, मार्केट में रिलीज कर दें इसको, उसके तहत जो है ये मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बायोलॉजिकल ड्रग कंसंट्रेटेड फॉर्म में। इसमें यह है कि एक जगह जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में बना दिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कंट्रोल टेम्परेचर पे, दूसरी जगह वो ट्रांसफर हुआ कंट्रोल टेम्परेचर में, क्योंकि वो अभी कंसंट्रेटेड है, उसको वहाँ डाइल्यूट किया और स्टेबलाइज किया। ड्रैप कहता है कि जो स्टेबलाइज प्रोडक्ट है इसकी भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी फिलिंग करनी है, उसके बाद पैकेजिंग करनी है, और फिर पैकेजिंग करके दोबारा से जो है फिनिश प्रोडक्ट की जो है ना वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो 2 क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि आपने गाढ़ा बना दिया और फिर किसी दूसरी साइड पे जाके उसमें पानी मिलाया, उसको डाइल्यूट किया, उसको स्टेबलाइज किया कि पानी डाल के ये कहीं टूट तो नहीं रहा, एमल्शन है तो ये खराब तो नहीं हो रही, ठीक है ना, सस्पेंशन है तो ये ब्रेक तो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो वो देखना है, उसके बाद फिलिंग करनी है, फिर पैकेजिंग करनी है, और उसको फिर उसी तरह से जो है वो एनसीए और एनसीएल को भिजवा देना है टेस्टिंग के लिए। फिर उसके बाद जाता है बायोलॉजिकल ड्रग नेकेड वायल। इसमें क्या है कि एक जगह जो है वो बना, ठीक है ना, लेकिन बस फाइनल हो गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लेबलिंग नहीं हुई बस, ठीक है ना, ही पैक्ड हुआ कार्टन में। दूसरी जगह जाके पहले क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हुआ, ठीक है ना, सॉरी पहले आइडेंटिटी टेस्ट हुआ, आइडेंटिटी टेस्ट किया, और उसके बाद जो है वो उसने जो है वो लेबल किया, अपनी जो है वो पैकिंग की, और उसके बाद उसने जो है वो उसको भेज दिया एनसीए और एनसीएल को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये तो हमारे पास खत्म हुआ बायोलॉजिकल ड्रग्स, ये किस किस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एक आ जाता है हमारे पास वो कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है ना, एक हमारे पास आ गया था, सॉरी एक आ गया हमारे पास फिनिश फॉर्म में, एक आ गया हमारे पास रेडी टू फिल, एक आ गया हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, एक आ गया बायोलॉजिकल ड्रग्स हमारे पास नेकेड वायल्स में, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 तरह के हो गए, और हमने डेफिनेशंस भी देख ली कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं और बायोलॉजिकल ड्रग्स में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑरिजिनेटेड बायोलॉजिकल ड्रग। अब आप लोगों ने इसको ऐसे समझना है कि एक पर्सन, एक मैन्युफैक्चरर है जिसने पहले रिसर्च की किसी दवाई पे कि ये दवाई जो है वो वजूद में आ सकती है या नहीं, ये इसके लिए इलाज है किसी बीमारी के लिए या नहीं। उसने उसको मतलब स्क्रैच से जो है उस पर रिसर्च शुरू की, उसकी टेस्टिंग की, उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, फिर मैन्युफैक्चर्ड हो गया, उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग की, उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की है, उसके आप समझे क्लिनिकल ट्रायल्स की है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उसके बाद जो है उसने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो है वो डाटा दिया। अब वो डाटा को क्या कहेंगे, जो उसमें जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, लाइक उसमें एपीआई भी होगा, उसका कौन सा इंग्रेडिएंट्स था, उसके एक्सीपिएंट्स क्या थे, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल क्या थी, ठीक है ना, उसने कहाँ मैन्युफैक्चर किया, कौन कौन से उसने टेस्ट किए, कहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए, क्लिनिकल ट्रायल का क्या रिजल्ट था, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या इक्विपमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग, और जो कुछ भी जो है ना रिक्वायरमेंट होगी, उसने सारा कुछ जो है वो एक डॉक्यूमेंट का सेट बनाया और उसने जो है वो सबमिट करवा दिया। इस डॉक्यूमेंट के सेट को कहते हैं डोजियर, जो अभी हम लोगों ने आगे पढ़ना, मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। अब इस पर्सन ने जो बायोलॉजिकल ड्रग बनाया, उस ड्रग को क्या कहेंगे, ओरिजिनेटेड बायोलॉजिकल ड्रग, यानी कि ये स्क्रैच से बना है, इसने हर चीज़ खुद से किया, इसकी अपनी इनोवेटिव है ये, ठीक है ना। और उसने जो है वो बताया, हर चीज़ जो है उसने जमा करवाई है कि ये अप्रूव इंडिकेशन के लिए है, कि जो इसकी क्वालिटी के बेसिस पे एफिकेसी है, सेफ्टी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना उसने बता दिया, ठीक है ना। और इस प्रोडक्ट को जो है बाकी ड्रग्स
आने वाले वक्तों में जो बंदा भी उस तरह का ड्रग बनाना चाहेगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर पैरासीटामोल या पैनाडोल सबसे पहले मैंने बनाई है, ठीक है ना, तो मेरा जो पैरासीटामोल का जो ब्रांड है या जिसने सबसे पहले बनाई ना, आप उसको इमेजिन करें, जिसने सबसे पहले पैरासीटामोल को एक गोली में जो है वो ट्रांसफ़र किया, पाउडर से एक गोली में उसने ट्रांसफ़र किया, उसकी स्टेबिलिटी देखी और उसने उसका पैनाडोल नाम रख दिया, ठीक है। वो पैनाडोल क्या करार पाया, रेफरेंस बायोथेराप्यूटिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब फॉर एग्जांपल पेड्रोल आ जाता है, ठीक है ना, या फिर कोई और दूसरा नाम रख लें, पेड्रोल आ जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी जो है वो पैनाडोल के नाम से जो है वो पैरासीटामोल की जो है वो ब्रांड है। जैसे आ जाता है हमारे पास फेब्रोल आ जाती है, ठीक है ना। तो अब ये जो पेट्रोल हो गया या फेब्रोल हो गया, ये चीज़ें ये लोग क्या करेंगे, ये जस्ट 3 चीज़ें देखेंगे, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, कि हमारी क्वालिटी, हमारी सेफ्टी, हमारी एफिकेसी पैनाडोल वाले ब्रांड के साथ मिलती है या नहीं। अगर वो मिलती होगी तो उनका ब्रांड भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, बायोसिमिलर, ठीक है। उसको क्या कहा जाएगा, यानी कि बायोसिमिलर। पेट्रोल को, फेब्रोल को, उनको क्या कहा जाएगा, बायोसिमिलर। क्या मतलब है कि उसका मतलब ये है कि मीन सिमिलर बायोथेराप्यूटिक प्रोडक्ट विच इज सिमिलर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी टू एन ऑलरेडी लाइसेंस्ड रेफरेंस बायोथेराप्यूटिक प्रोडक्ट, यानी आरबीपी जो हम लोग इसके है ना, इससे उसकी क्या मैच होनी चाहिए, क्वालिटी से, यानी एक तरह से आप समझे मयार बन जाता है, ठीक है ना। जैसे खाने का मयार हो, ठीक है ना, इसका खाना टेस्ट में उस जैसा है, क्वालिटी में जैसा है, सेफ भी है, अच्छा भी बना है, तो ये उस जैसा ही खाना करार पाएगा। इसी तरह दवाइयों में 3 चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन जिसने सबसे पहले वो खाना या दवाई बनाई उसको जो है वो ओरिजिनेटर बायोलॉजिकल ड्रग कहा जाता है, और वो रेफरेंस बायोथेराप्यूटिक प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो सामने आता है, ठीक है ना। दूसरों के लिए वो रेफरेंस होता है, ठीक है। कुछ समझ ना आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो prescriptioncracker.com है वहाँ पर हमारी ईमेल है, ठीक है ना, prescriptioncracker@gmail.com, उधर भी आप ईमेल कर सकते हैं कोई क्वेरी हो आपकी तो, ठीक है ना। अब सिमिलरिटी का मतलब क्या है, सिमिलरिटी का मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ रेलिवेंट डिफरेंस, कोई खास डिफरेंस ना हो तो वो सिमिलर होगा ड्रग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यही बात जो सेक्शन 7 में जो है, सब सेक्शन 7 में बताई गई है कि कोई भी बायोलॉजिकल ड्रग जो है वो ना ही बेचने की इजाज़त है और ना ही इस्तेमाल की इजाज़त है अनटिल उसके पास लॉट रिलीज सर्टिफिकेट हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो NCA और NCL लॉट रिलीज सर्टिफिकेट इशू करती है, ये वो चीज़ है, उसके पास होना ज़रूरी है। और वो कहाँ से आया हो, फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट हो NCL का, NCL को खास तौर पे उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, और फॉर बायोलॉजिकल इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फार्मास्यूटिकल डोज। ये फार्मास्यूटिकल डोज है जो मैंने अभी आपको बताया कि वो जो सारा मास्टर फार्मूला एक बंदा जो सबमिट करवाता है ना अपना ड्रग को, थेराप्यूटिक ड्रग को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है ना, वो सारा मास्टर फार्मूला, सारे इंग्रेडिएंट्स, API, उसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर, QC स्टेप्स क्या थे उसके, इन प्रोसेस टेस्टिंग क्या थी, फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग क्या थी, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या थे, पब्लिश रिपोर्ट्स क्या आई उसकी सेफ्टी की, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसी तरह से जो है वो वेयर हाउस, उसकी कैपेसिटी क्या थी, फैसिलिटीज़ क्या थी, ठीक है ना, और उनकी जो है HR क्या है, HR फैसिलिटीज़ क्या हैं, HR किस बेसिस पे वो हायरिंग करते हैं, उनकी लेटेस्ट CGMP रिपोर्ट क्या है, वो सारा कुछ उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने रख के जो है ना वो देना है, और उसको फार्मास्यूटिकल डोज कहेंगे उस डॉक्यूमेंट के सेट को। और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड कहता है कि भाई ये ज़रूरी है, मजीद भी ऐड कर देता है इन चीज़ों के अलावा कि उस ड्रग की सेफ्टी के लिए, एफिकेसी, बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस और बायोसिमिलरिटी ड्रग के लिए, बायोसिमिलरिटी ऑफ द ड्रग के लिए ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड करो तो वो कर देगा। अब ये जो बायो अवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस का जिसको नहीं पता तो वो मेरा ही लेक्चर है फार्मास्यूटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें पढ़ा होगा, ठीक है ना, वहाँ पर देखिए आपको इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा। और बायोसिमिलर ड्रग का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ड्रग की डेफिनेशन। ड्रग की डेफिनेशन यहाँ पर भी है ड्रैप में, और जो ड्रग है 1976 है वहाँ पर भी है। फ़र्क क्या है, फ़र्क बस इतना है, मतलब मेनली सेम ही है। फ़र्क मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर जो है वो कहा गया है कि ऐसी दवाइयाँ या ऐसा सब्सटेंस इंक्लूड नहीं होगा जो आयुर्वेदिक, यूनानी, बायोकेमिक, होम्योपैथिक, चाइनीज़ या कोई भी ट्रेडिशनल सिस्टम में ऑफ मेडिसिन में यूज़ हुआ है वो ड्रग में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है जो ड्रग की डेफिनेशन है यहाँ पर भी कहते हैं कि हाँ इसमें जो आम जो ड्रग की डेफिनेशन है वो तो है, लेकिन साथ में जो ड्रग के सब्सटेंस जिसको डिक्लेयर किया गया है ड्रग एक्ट 1976 के तहत वो तो है, लेकिन इसमें जो है वो आयुर्वेदिक जो दवाइयों में बनाने के लिए जो सब्सटेंस होगा, या आयुर्वेदिक मेडिसिन या यूनानी मेडिसिन या होम्योपैथिक या चाइनीज़, वो भी इसमें ऐड है, ठीक है। तो ड्रैप और ड्रग दोनों की, ड्रग एक्ट 1976 दोनों की डेफिनेशंस करनी है, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं मेडिकल डिवाइस। मैंने आपको शुरू में बताया था पहले लेक्चर में कि मेडिकल डिवाइस कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट, कोई भी इम्प्लांट हो गया, कोई डिस्पोजेबल हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया जो इस्तेमाल हो रहा है डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग या ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना, या किसी भी दूसरी चीज़ को, किसी भी आइटम को अगर फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि ये मेडिकल डिवाइस है तो वो भी मेडिकल डिवाइस भी समझा जाएगा। फिर मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स क्या होता है? मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स क्या होती है कि वो कॉस्मेटिक जिसके अंदर ड्रग बाकायदा तौर पे मौजूद है। अब ड्रग की कौन सा, ये ड्रग की डेफिनेशन के लिहाज से आप लोगों ने ड्रग को देखना है, ठीक है ना। ये वाली डेफिनेशन आप लोगों ने अपने मैनुअल से करनी है, यहाँ पर इस तरह से नहीं है। आपने बाकायदा मैनुअल, आपका जो ड्रग का जो है, ये जो आपका ये ड्रग मैनुअल है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें जो ड्रग की डेफिनेशन है ना, ये लिखी हुई है, ठीक है ना। ये ड्रग की डेफिनेशन लिखी हुई है ड्रैप वाले ड्रग की, ये आप लोगों ने सारी पढ़नी है और इसको याद करना है। ये मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज में ये पूछ लेते होते हैं कि जो ड्रग की डेफिनेशन में क्या क्या है, वो 3-4 ऑप्शंस देते हैं, ठीक है ना, कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं है। तो वो डेफिनेशन बड़ी कंफ्यूजिंग होती है और आपको लग रहा होता है जिन्होंने बस इसको पढ़ा होता है डेफिनेशन आप लोगों ने कोशिश करना वर्ड टू वर्ड याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी सेक्शन अगर आप लोग हल्का फुल्का अपने वर्ड्स में भी लिख लेते हैं तो वो उसकी कोई इतनी नहीं होती, लेकिन डेफिनेशन या फिर जो डेफिनेशन में मेंशन सेक्शन नंबर है ना, वो खास तौर पे जैसे मैंने आपको बताया सीईओ का कौन सा सेक्शन है, पॉलिसी बोर्ड का कौन सा सेक्शन है, ठीक है ना, ये सेक्शन या अथॉरिटी का कौन सा सेक्शन है, ये सारे सेक्शन और जो शेड्यूल है, ये सारे इनके नंबर्स लाजमी याद करने हैं, डेट्स लाजमी याद करनी है, ठीक है। अब हम लोग कह रहे थे कि कॉस्मेटिक्स कॉन्टेनिंग ड्रग और एंड आर डिफाइंड एज आर्टिकल्स कॉन्टेनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट, या फिर कोई भी आर्टिकल जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, जिसका मकसद हो या तो स्किन के ऊपर रब करना या पोर करना या छिड़कना या फिर स्प्रे करना या फिर इंट्रोड्यूस करना या फिर अप्लाई करना ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पे, या फिर जो है मकसद क्या हो इसका कि क्लिनजिंग की जाए स्किन की, या ब्यूटिफिकेशन पर्पज हो, या अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाना हो, या पेयर्स को थोड़ा सा चेंज करना जिसमें बोटॉक्स वगैरह भी आ जाते हैं, या कोई भी आर्टिकल जो कि इस्तेमाल होना हो इन में से किसी एक प्रोडक्ट में। जैसे आपके पास मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स होती है ना, मेडिकल क्रीम जो होती हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स, एक्सेप्ट के इसमें मेडिकेटेड सोप्स नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट डेट इसमें सोप्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना, इसमें बस लिखा हुआ है कि सोप्स का वर्ड इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स की भी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आ जाता है शेड्यूल 1 हमारे पास कंप्लीट हुआ। शेड्यूल 2 क्या है? शेड्यूल 2 प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मोर और लेस जो ड्रग एक्ट 1976 की थी उन वैसी हैं। जिन्होंने ड्रग एक्ट 1976 नहीं पढ़ा हुआ वो मेरी वीडियो लेक्चर से जो है वो पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और जो है जिनको नोट्स चाहिए, मैं प्रेफर यही करती हूँ, रिकमेंड यही करती हूँ कि नोट्स के साथ साथ वीडियो लेक्चर भी लाजमी लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म्स लिखे होते हैं वो फिर समझ नहीं आते बच्चों को। मैं वीडियो लेक्चर में तो साथ साथ बताती जाती हूँ। तो वो लोग जो है वो prescriptioncracker.com पे जाएं, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे अंदर तो वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे आपको, फार्माकोलॉजी के भी मिल जाएंगे और भी जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के जो है ना वो नोट्स मौजूद हैं और बहुत अच्छी समरीज है मेरे सारे लेक्चर्स की जो है वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो ड्रग एक्ट 1976 वाला जो प्रोहिबिशन है वो तकरीबन सेम है, लेकिन ऑफेंसेस इनके डिफरेंट हैं। और ऑफेंसेस वाला जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफेंसेस वाला लेक्चर भी है यूट्यूब पे कि इसके ऑफेंसेस का और ड्रग एक्ट 1976 के ऑफेंसेस का बाकायदा कंपैरिजन हुआ है, उनके ऑफेंसेस का क्या डिफरेंस है और इनके नोट्स जो है prescriptioncracker.com पे, ठीक है ना। लेक्चर जो है वो फार्माको स्टडी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर शेड्यूल 4 आ जाता है, वो भी मोर और लेस कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस सेम है। शेड्यूल 5 है पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, शेड्यूल नंबर्स लाजमी याद करने हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। फिर शेड्यूल 6 जो है वो ड्रग एक्ट 1976 का है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं और इसका लेक्चर भी अवेलेबल है। तो जो भी मेडिकल स्टूडेंट है, फार्म डी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डिटेल लेक्चर हो गया, ठीक है। आई बिलीव कि उनको आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल में, ड्रैप अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा लेंथी होता है और बड़ा तंग तंग लिखा होता है, तो ये ना बड़ा खिचड़ी सी पकी हुई लगती है। तो आई होप कि आप लोग को जो है ना ये समझ आ गया। कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, यूट्यूब जो है वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। prescriptioncrackers@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कुछ समझ ना आया हो तो, ठीक है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे फॉलो करें ताकि आपको मजीद वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। लेबलिंग पैकेजिंग रूल्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, वो भी लाजमी करें, जो कि कुछ लोगों के सिलेबस में है लेबलिंग और पैकेजिंग रूल्स, कुछ के नहीं हैं तो वो स्किप कर सकते हैं, जिनके हैं वो लाजमी करें, वो बहुत अच्छा बहुत डिटेल लेक्चर है,
ठीक है। इसी तरह से जो है वो मज़ीद लेक्चर्स के लिए जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद आर्टिकल्स के लिए, फार्मा बुलेटिन के लिए, और जो काउंसलिंग टिप्स हैं वो prescriptioncracker.com पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स, बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं, क्योंकि हम फार्मासिस्ट का केसेस एक्सपोजर जो है वो जो हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो इतना नहीं होता, तो इसलिए केसेस जो है वो खास तौर पर उधर डाले गए हैं, वो जाकर रीड ज़रूर करें ताकि आपकी करियर ग्रोथ हो, आपके स्किल्स पॉलिश हो, आपकी जो पेशेंट हैंडलिंग जो वो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हों। ठीक है, तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह।